दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। कुछ देर पहले रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने अचानक इंकिशाफ किया कि वो धांधली में मुलव्विस रहे हैं और उन्होंने जीते हुए उम्मीदवारों को शिकस्त दिलवाई और उन्होंने कहा जी कि इसमें इस काम में इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस भी मुलव्विस थे। अच्छा, हमारा मसला ये कि हम सच सिर्फ उसे समझते हैं जो हमें लुत्फ देता है, लेकिन अजीब बात देखिए कि झूठ और सच में एक बुनियादी फर्क है और वो ये है कि झूठ कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तसलसल से आरी होता है। कहानीकारी आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। हम लिखने वाले हैं, हम जानते हैं। यानी यूं समझिए कि पसीने आ जाते हैं, उर्दू में कहते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं अच्छी कहानी बुनने में। क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कहानी में जब इवेंट्स आप बनाते हैं तो इवेंट्स अपने आप से टकराने लगते हैं। यानी जो बनी हुई तहरीर होती है ना, या जो घड़ी हुई तहरीर होती है, उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसमें किरदार कंसिस्टेंसी खो देते हैं। तसलसल झूठ में नहीं हो सकता। सच की खराब बात यह है कि वो कानों को भला नहीं लगता, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, वो जैसा है वैसा बयान किया जाता है, इसीलिए वो कानों को भला तो नहीं लगता, लेकिन होता तसलसल में है। अब देखिए, मजे की बात देखिए। पहली बात तो यह है कि इन इंतखाबात में अगर कोई कहे कि धांधली नहीं हुई, तो इसका जवाब यह है कि भाई, पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात हो ही नहीं सकते जिसमें धांधली ना हो। हमारे यहाँ, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, हमारे यहाँ उम्मीदवार और इलेक्शन और वोट ये बाद में होते हैं, पहले लिस्ट बनती है कि किसने जीतना है और होना क्या है। और ऊपर बैठे हुए हैं उसमें आपको सबसे पहले जर्नैल है। फौज ये तय करती है साहब कि इस मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगा, ये तो सबको पता है। लेकिन अब आइए जरा पहले लियाकत अली चट्टा साहब की उसको देखते हैं, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा और बात भी करते हैं। अच्छा, 12-13 सेकंड का ये क्लिप है या 20 सेकंड का क्लिप है, और 20 सेकंड के क्लिप में ही एक दूसरे अपने ही मुखालिफ बात है। यानी जब कोई आप घड़ते हैं ना कहानी, तो ये इतने बेवकूफ लोग हैं और ये टास्क भी ऐसे बेवकूफ लोगों को देते हैं जो कहानीकार होते नहीं। अब ये देखिए कि वो कमिश्नर है, एक बंदा, और इतने सीनियर कमिश्नर है, उसकी कहानी देखिए कि कहानी में कुछ 20-25 सेकंड का जो क्लिप है, उस क्लिप के अपने अंदर जो बनी हुई कहानी है वही टकरा रही है। उनकी कहानी शुरू होती है जी कि फौज ने बिल्कुल ठीक इंतखाबात करवाए हैं और अभी भी अगर फॉर्म 45 निकाल दिया जाए तो नए इंतखाबात की जरूरत नहीं है। ये हो गई एक बात। और चंद ही कदम चल के वो कह रहे हैं जी कि हमने 70-70 हजार की लीड लिए हुए उम्मीदवारों को जाली मोहरें लगवा कर हराया है। भाई, अगर जाली मोहरें लगाई हैं तो फिर 45 के वो कैसे ठीक होगा? यानी एक ही एक ही गुफ्तगू में दो बातें कर रहे हैं और दोनों आपस में टकरा रही हैं। अब मजे की बात यह है कि जिसने पहला हिस्सा सुनना है उसने पहले हिस्से पे जश्न मनाना है कि भाई फौज ने कमाल के इंतखाबात करा दिए, ये कमाल हो गया ना काम। सारा कसूर इलेक्शन कमीशन का है, सारा कसूर सुप्रीम कोर्ट का है। फौज ने तो जबरदस्त इंतखाबात करवा दिए हैं। और आगे चल के वो कह रहे हैं कि जाली मोहरें लगा के उन्होंने जीतने वालों को हरवाया है। कमाल नहीं है? और ये सब कुछ वो अपनी रिटायरमेंट से 25 दिन पहले कह रहे हैं। बात यह है साहिबो, हर छुट भैया जब सच बोलना शुरू कर देना तो सच के सच होने पर शक किया करें। मैं बार बार कहता हूं, सच बोलना आसान नहीं हो सकता। इंसानी तारीख में कभी आसान नहीं हुआ सच बोलना आज तक। हर बंदा सच बोल रहा है इन दिनों भाई। हर बंदा जब सच बोल रहा होता है वो तभी बोल रहा होता है कि वो कानों को भला लगने लग जाता है। और अगर कानों को भला लग रहा है ना सच, तो वो सच नहीं हो सकता। झूठ की बदतरीन किस्म होती है कि जब उसे सच बनाकर पेश किया जाता है, और यही झूठ की बरतरी भी होती है। तो बात यह है, लियाकत अली चट्टा साहब से बंदा को यह पूछे कि 2 हफ्ते पहले आप ये काम कर रहे थे और कर रहे थे, 2 हफ्ते बाद अचानक आपने बताया कि आप पर इतना प्रेशर आ गया है मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का और आपके जमीर का, कि आप अचानक आपने फरमाया है कि आपकी नौकरी 25 दिन रह गए हैं, मार्च में खत्म हो रही है। अचानक आपको ख्याल आया कि जी, ये तो मैंने बड़ा गलत काम कर दिया है। और फिर गलत काम कर दिया है और अपनी बनाई हुई कहानी के अंदर ही आपके सुकुम भी हैं। आप सच बोले ना, बोलें कि साहब फौज ने मुझे कहा था और मैंने ये काम किया है।
कहें ना भाई, पाकिस्तान में इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या किसी के पास नहीं, हम सब जानते हैं पाकिस्तान में कौन है जो हमेशा इंतखाबी रिगिंग करते हैं। क्या आपको नहीं पता चट्टा साहब? पाकिस्तान में रिगिंग क्यों होती है? इसलिए पाकिस्तान में रिगिंग इसलिए होती है कि पहले तय किया जाता है इस मुल्क में किसको देना है इक्तदार, और अब तो हालत यह है कि कोई इक्तदार लेने को भी तैयार नहीं है। ये जो आखिरी तजुर्बा हुआ है ना, उसके बाद अब पाकिस्तान में कोई भी जो दिमाग रखने वाला आदमी होगा वो कभी नहीं कहेगा कि इस मुल्क में इक्तदार ले लिया जाए। अब इन्हीं को दें आप इक्तदार, जो आपके लोग हैं। बात यह है कि इस वक्त पार्लियामान जो बनी है, भाई देखिए ना, वोट तो सबके हैं ना। आपको मालूम होना चाहिए कि नून लीग के भी वोट होंगे, पीपल्स पार्टी के भी वोट होंगे, इमरान खान के भी वोट होंगे। जाहिर है पाकिस्तान की पार्लियामान अब मुनक़सिम पार्लियामान ही रहेगी। पाकिस्तान की आवाम भी मुनक़सिम है। जो शख्स ये कहता है जी कि नून लीग के तो वोट होंगे ही नहीं, तो फजूल बात करता है। जो कहता है जी पीपल्स पार्टी के तो सपोर्ट है ही नहीं, गलत बात करता है। जाहिर है होती है धांधली, और हाँ धांधली तो होगी, क्योंकि पहले से तय होती हैं चीजें। ऊपर लोग जो बैठे हुए वो आपको कुछ समझते ही नहीं है, वो समझते हैं कि हम फैसले करेंगे। लेकिन इसके बावजूद कौम के अंदर भी ये तकसीम मौजूद होती है भाई। ये कोई जो ये समझ रहा था कि 100% अवाम, जरदारी साहब कहेंगे 100% अवाम मेरे साथ है, मेरे साथ ज्यादती होगी, गलत बात होगी। कोई 100% अवाम आपके साथ नहीं है, कोई 100% इमाम इमरान खान के साथ भी नहीं है। मुनक़सिम ही है सारा कुछ। जब ये तकसीम है तो इस तकसीम के साथ, और ये तकसीम पैदा किसने की है? अब पार्लियामान हवा में मुअल्लक ही रहेगी हमेशा, और मुअल्लक रहेगी तो ऐसे में जो बंदा भी वजारत उज़्मा अपने कंधों पर रखने की कोशिश करेगा वो सिर्फ नाम का वजीर आजम ही होगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। और वजह यह है कि उसके पास इख्तियार नाम की कोई चीज नहीं होगी। जो हुकूमतें इतनी मुश्किलों से बनती हैं, इतने इत्यादियों के जरिए बनती हैं, वो किसी काम की नहीं होती। पिछले इंतखाबात के बाद, 2018 के इंतखाबात के बाद, फौज ने बनाई थी हुकूमत इमरान खान की, और फौज ने इकट्ठे की थी सारी पार्टियां। इमरान खान ने तो किसी के साथ कोई सियासी मुकालमत नहीं की थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, आतिफ भाई वो तो इमरान खान ने तो पहले कोई नहीं की थी सियासी मुकालमत, फौज ने जमा करके दी थी सारी की सारी पार्टियां। जहांगीर तरीन के तैयारों के जरिए आजाद उम्मीदवार खरीदे गए थे। ये सबको पता है, जिसको नहीं पता वो समझ ले। और इस दफा इंतखाबात में पहले से तय किया गया था कि इमरान खान को नहीं आने देना, कुछ भी होगा इमरान खान को नहीं आने देना, लेकिन साथ ही नवाज शरीफ को भी नहीं आने देना, क्योंकि अगर नवाज शरीफ अगर आएगा तो भी मसला होगा, और पीपल्स पार्टी को भी नहीं आने देना। यानी तोड़ना है इस मुल्क के तमाम मैंडेट को, ताकि इसका फायदा यह हो कि जो भी हुकूमत बनाए वो बिल्कुल इस तरह हो जिस तरह अपने गले में घंटी बांध ले, सारे का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले। इस वक्त जो मुल्क की सियासी और इक्तिसादी हालत है, कोई पागल होगा जो वजारत उज़्मा पे बैठेगा। मुझे कुछ दिन पहले वो साद रफीक की एक पुरानी तकरीर याद आई। उन्होंने कहा कि बहुत वक्त आने वाला है कि जब आप वजारत उज़्मा लेके फिरेंगे कोई लेने वाला नहीं होगा। वही वक्त है इस वक्त। आप इस वक्त देखिए कि नून लीग वजारत उज़्मा लेने से हिचकिचा रही है। शहबाज शरीफ ज़रा फुदक रहे होंगे, लेकिन इंतखाब आपको पता है उनको भी कि यहां पर अब कुछ रखा नहीं है। इसी तरह पीटीआई है, वो भी जान छुड़ाने के चक्कर में कि कोई अब ये इसमें अब इन तिलों में तेल नहीं है। और पीपल्स पार्टी तो पहले ही पीछे हट चुकी है, वो तो वजारत लेने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में हालात अब ऐसे ही हैं कि आपके आसपास मार्शल लॉ तक की बातें शुरू हो गई हैं। मार्शल लॉ वालों ने ये काम किया और मार्शल लॉ फिर हमारे सर पे मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब भाई ये है, लियाकत अली चट्टा साहब और इस जैसे जो दीगर लोग हैं जिनको फौजी लेके आते हैं और फौजियों के गीत ही गाते गाते हुए मर जाते हैं, उनकी पूरी की पूरी कमिश्नरियां या इनकी पूरी की पूरी मुंसिफियां, ये सारी की सारी जर्नैलों के तलवों के नीचे होती हैं। और ये फिर आपको आके बताते हैं कि इनका जमीर जाग गया है। साहब, इनका जमीर जाग नहीं सकता। मुर्दा चीजें कभी नहीं जागती, ये मरे हुए लोग हैं अंदर से। इसलिए एक बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो जितने लोग इस वक्त है ना, लियाकत अली चट्टा साहब ने सच फरमा दिया है और इनका जमीर जाग गया है, ये सब के सब 2 नंबर लोग हैं। इनका अपना जमीर भी सोया हुआ है, मुर्दा जमीर के लोग हैं ये। इसलिए पहली बात ये समझ लीजिए कि इस वक्त अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस अपने ट्रैक पर आए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान में सारे सियासी रहनुमा बैठें और तौबा करें। दूसरी सूरत में जर्नैलों को कहें साहब हम हाथ जोड़ते हैं, ये अब आप ही रखें, अब हमारे बस की बात नहीं है। पाकिस्तान में पार्लियामान के जरिए कुछ कोई मुल्क का दस्तूर या कानून तब्दील करें, फौजियों को कहेंगे अब आप ही रहें, हम नहीं लेते। ये नहीं हो सकता कि मुल्क में गड़बड़ें करें आप, मुल्क में सारे का सारा निजाम गिराएं आप, मुल्क में लिस्टें बनाएं आप, धांधली करें आप, मुल्क के इदारे तोड़ें आप, और उसके बाद सारे का सारा मलबा आके सिविलियन हुकूमतों पर आ जाए। 10 साल हुकूमत करके मुल्क के सारे महकमे आप तोड़ देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी सिविलियन आप संभाल लें, और सिविलियन जब जैसे ही संभालना शुरू करते हैं फिर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है।
ایسے میں تو ملک نہیں چلتا بھائی. یا تو آپ رکھ لیں, چھوڑ دیں, سویلینز کو نہ دیں, اگر دیں تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیچھے کیسے ہٹیں؟ دکان ہے بھائی ان کی, دکان کوئی چھوڑتا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فی الحال پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. آگے جا کے حالات اللہ نہ کرے مزید خراب ہو سکتے ہیں. مجھے تو اور آگے خوف ہے. اس وقت سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا وہاں پر لاہور میں, دیگر جگہوں پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اسی طرح جو جی ڈی اے ہے وہ سندھ میں احتجاج کر رہا ہے, سڑکوں پر سڑکیں بند ہوئی ہوئی ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ پھر ہوگی, یہ آپ دوبارہ انتخابات کریں گے تو پھر ہوگی, دوبارہ انتخابات کریں گے تو پھر ہوگی, کوئی اقتدار میں بیٹھے گا تو پھر ہوگی. جب عمران خان کے دور میں سینٹ کا چیئرمین بننا تھا تو پیپلز پارٹی کے ووٹ خرید کے فوجیوں نے ان کے حوالے کر دیے تھے اور سنجے رانی کو بنا دیا. تو سب کو پتا ہے یار یہی ہو رہا ہے. آج جو رو رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, کل یہ خود دھاندلی کر رہے تھے, اور آج جو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے, کل پھر انہی کے ساتھ دھاندلی ہوگی. یہی چلنا ہے. یہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ دائرہ گھومتا ہے. جو دھاندلی کا رو رہا ہوتا ہے رونا, وہ جشن منانا شروع کر دیتا ہے. جو جشن منانا شروع کر رہا ہوتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. فوجیوں کے پیچکسوں کی طرح کام کرتے ہیں یہ. اب حالت یہ ہے کہ اس وقت پہلا سوال یہ بھائی کہ اگر عوامی مینڈیٹ ہے, یا تو عوام الیکشن نہ کراؤ, نہ لو لوگوں کی رائے, کیوں پیسے ضائع کرتے ہیں؟ اور اگر رائے لی ہے تو پھر یار اس کا احترام کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی رائے لیں پھر رائے تبدیل کریں؟ دھاندلی جاؤں, یہ دھاندلی تو نہیں ہونی چاہیے. عوامی مینڈیٹ تو سیدھا سیدھا آپ کے پاس آنا چاہیے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ عوام کون بھائی, کون عوام؟ سارا معاملہ تو ان کا ہے, دکان تو ان کی ہے, باقی لوگ تو کام کر رہے ہیں, مزارے ہیں اس ملک میں. تو ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, جب میں نے پروگرام کیا یہاں وی لاگ میں, تو ایک دوست نے کہا تھا اس کا حل بھی بتائیں. تو حل تو صاحب اب میں حل بتاؤں گا تو آپ کہیں گے یہ تو بڑا اب کوئی نظریاتی حل یا کوئی اصولی بات کر رہے ہیں. لیکن حل عملی طور پر حل تو تب ہوگا نا جب فوج کاروبار نہیں کر رہی ہو, فوج بارڈروں پہ ہو. لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے فوج بارڈر سیکورٹی ایجنسی ہے, بارڈر انفورسمنٹ ایجنسی ہے, پولیس ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی. یہاں تو پورے کا پورا آبلے کا آبلے ہی بگڑا ہوا ہے. ایسے میں کیا کوئی حل دے؟ اس کے علاوہ حل کیا ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کو انشور کریں, جس کا جو کام ہے وہ کرے. لیکن یہ بات کہنا آسان ہے, پاکستان جیسے معاشرے میں ایک بات بہت مشکل ہے. وہاں تو کانسٹیٹیوشن کو کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں. کوئی چودھری, کوئی جرنیل, کوئی جج, یہ کام مانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. عام آدمی کے اوپر آپ انفورس کرتے رہیں, لیکن سچی بات یہ کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے اشرافیہ کے لوگ ہیں یہ کچھ نہیں سمجھتے. بہرحال دعا کر سکتے ہیں ہم کہ اس وقت جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سمجھ آ جائے, کیونکہ پاکستان اس وقت جس جگہ پر ہے وہاں سے انارکی اور خانہ جنگی زیادہ دور نہیں ہے. اللہ پاکستان پر رحم کرے. آداب.